रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन करनी है और इसका हमने यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन। ये इस वक्त जो मैंने बोल्ड की हुई है, ये रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एक स्टेबल होते हैं, एक अनस्टेबल होते हैं। इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं वो नेचुरली रेडिएशंस निकालते हैं इन शॉर्ट, और जो स्टेबल होते हैं वो रेडिएशंस नहीं एमिट कर रहे होते हैं। तो स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से। तो इस प्रोसेस में जो नया एलिमेंट हासिल होगा उसको हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं। यानी कि स्टेबल को अनस्टेबल में चेंज कर दिया, जो अनस्टेबल एलिमेंट हासिल हो गया उसको हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी यही है, द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग with proton, neutron or alpha particles. Such artificially produced active elements are called radioisotopes और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। अब स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बयान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्टेबल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि नेचुरली रेडिएशंस एमिट नहीं कर रहे होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 82 तक होता है। और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल में आ जाते हैं और वो नेचुरली रेडिएशन जो है वो एमिट करते रहते हैं। तो ये पैराग्राफ में हमारी हेडिंग आएगी स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और जो हमारी डेफिनेशन थी वो हमारे पास नीचे मौजूद है। इसके साथ हमने एक एग्जांपल करनी है। नीचे दो एग्जांपल्स हैं, पहले एग्जांपल देखें, एक कम से कम करनी है। न्यूट्रॉन है, वो जब स्टेबल सोडियम के साथ बम्बार्ड किया जाता है तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक रेडियो आइसोटोप हासिल होता है और गैमा रेस निकलती हैं। तो ये जो है ये हमारे पास स्टेबल जो सोडियम था उसको हमने अनस्टेबल सोडियम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो रेस एमिट करने लग गया। उसके बाद इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। सबसे पहले हमने जनरली बताना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सब हेडिंग है ट्रेसर्स। ट्रेसर्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगी। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर थोड़ी सी मिकदार जो है वो रेडियो आइसोटोप्स की मौजूद हो, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को ट्रेसर्स कहते हैं। तो ट्रेसर्स बेसिकली रेडिएशन ही एमिट कर रहे होते हैं कम मिकदार में, और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन्हीं तीन फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो इनमें सब हेडिंग ट्रेसर की डेफिनेशन के बाद हमने सब हेडिंग्स डालनी है। पहली सब हेडिंग हमारे पास दे कैन बी यूज से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास है मेडिकल फील्ड। और मेडिकल फील्ड में हम ये बताएंगे कि जो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे बीमारी मौजूद होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो डिफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्लैंड जो होती हैं उसको सही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉस्फोरस 32 ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आयोडीन 131 भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। तो फॉस्फोरस 32 जो है वो ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसको सही करने के लिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रेसर्स जो हैं ये मेडिकल फील्ड में काम आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ऐसा है कि कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि ह्यूज मशीन्स हैं, जिस तरह बैरी जहाज है हमारे पास, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद होती हैं। इसके अलावा एरोप्लेन है उसमें बड़ी मशीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मशीन्स हैं जो कि हैवी मशीन्स हैं। उनमें कोई भी क्रैक आ जाए तो उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता क्योंकि बाहर से जो है वो नज़र नहीं आता, अंदर से जो है वो डिफेक्टेड होता है। तो ये रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कहाँ क्रैक्स मौजूद हैं और कहाँ नहीं मौजूद हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड पाइपलाइन जितनी भी होती हैं उनमें अगर लीकेज आ जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लास्ट में हमने सब हेडिंग डालनी है एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर में फास्फोरस 32 जो है ये रेडियो आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे पास जितने भी पौधे हैं वो कितनी खुराक हासिल कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस 32 यानी कि ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसके साथ आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जो कि है फिगर 18.9। उसके बाद हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मेन जो है वो हमने कोबाल 60 के बारे में बताना है कि कोबाल 60 जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव हमारे पास आइसोटोप है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसर के सेल जो हैं उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, जितने भी डिफेक्टेड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सब हेडिंग है हमारे पास कार्बन डेटिंग की। नेक्स्ट पेज में आपको एक डायग्राम भी नज़र आएगी, ये डायग्राम आपने इसके साथ बनानी है, और ये अप टू आर्गॉन न्यूक्लियाइड यानी कि AR40 तक जाएगा। और कार्बन डेटिंग में क्या बताएंगे कि नेचुरली जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है मुसलसल गिर रही है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लाइंस शो की गई हैं, तो ये कार्बन जो है 14 जो है वो मुसलसल हमारे ऊपर गिर रही है, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कार्बन 14। और ये जब हमारी ज़मीन पर गिरती है तो जानवर भी इसको खाते हैं, किसी भी पौधे को खाते हैं तो ये भी थोड़े से रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग भी सब्जियां फल वगैरह खाते हैं तो हम भी थोड़े से रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये रेडिएशंस इतनी नहीं होती कि हमें नुकसान पहुंचा सकें, और हमारी बॉडी जो है इनको बर्दाश्त कर लेती है। और कार्बन 14 जो है वो जितने भी जिंदा पौधे या जानवर हैं उसके ऊपर उसकी मिकदार जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, मज़ीद बढ़ती नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई पौधा या जानवर जो होता है वो मर जाता है तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि कार्बन 14 जो है वो मज़ीद जो है वो हासिल नहीं करता, और उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन 14 जो होती है वो रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देती है, उसका डिके का अमल शुरू हो जाता है, और वो मुसलसल जो है वो ब्रेक होते रहते हैं उसके न्यूक्लियाई। और कार्बन 14 जो होती है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स है। ये हाफ लाइफ MCQ में भी आ सकती है कार्बन 14 की 5730 ईयर्स। तो चूंकि हमें हाफ लाइफ मालूम है तो किसी भी डेड एनिमल या डेड ट्री वगैरह कोई भी हो हमारे पास तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब का जो है ये जानवर जो है ये फौत हुआ है या एनिमल जो है कब का जो है वो डाई हो गया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास है पोटेशियम आइसोटोप है K40। ये पहाड़ों में मौजूद होता है, जब भी कोई पहाड़ मार्ज़ वजूद में आता है तो ये K40 जो होता है ये ऑर्गन 40 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ जो है 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स है। तो पोटेशियम 40 आर्गन 40 में कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर हम किसी पहाड़ में जाएं तो उसमें जितना भी पोटेशियम जो है आइसोटोप कन्वर्ट हुआ होता है आर्गन में उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेशियम 40 की हाफ लाइफ जो है 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स है। तो जितना कन्वर्ट हुआ होता है और जितना उस जगह पे मौजूद होना चाहिए था पोटेशियम आइसोटोप, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ये जो है ये पहाड़ कब मार्ज़ वजूद में आया था। MCQ नंबर 1 है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सम एलिमेंट विद डिफरेंट आइसोटोप की डेफिनेशन है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनों का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो हमारे पास A पार्ट एटॉमिक मास डिफरेंट है हमारे पास। सेकंड है नंबर 2, one of the isotope of uranium U-238-92, the number of neutrons is in this isotope is। अब न्यूट्रॉन की तादाद हमने बतानी है, हमारे पास एटॉमिक मास नंबर भी मौजूद है, एटॉमिक नंबर भी मौजूद है 238 और 92, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन की तादाद। तो 238 माइनस 92 विच इज इक्वल टू 146। तो बी पार्ट 146।
नंबर 3 है हमारे पास, which among the following radiations has more penetrating power। हमने बताना है कि इनमें से ज़्यादा पेनिट्रेट जो होता है वो मैटर के अंदर ज़्यादा कौन सा कर सकता है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा हमने कंपेयर किया था। अल्फ़ा कम पेनिट्रेट करता है, बीटा उससे ज़्यादा और गैमा सबसे ज़्यादा। तो हम ए गैमा रे को टिक करेंगे, बी पार्ट। नंबर 4 है, what happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle। वन अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का पार्टिकल होता है, और उसने इस वक्त पूछा है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं जो कि एमिट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है सी पार्ट डिक्रीज बाय 2। तो एक अल्फा पार्टिकल का निकलने का मतलब एक हीलियम का पार्टिकल निकला है और बेसिकली 2 प्रोटॉन्स एमिट हुए हैं। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। हाफ लाइफ एक दिन है, इसका मतलब है एक दिन के बाद वो आइसोटोप जो है वो हाफ रह जाएगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। तो एक दिन के बाद आधा रह गया, 2 दिन के बाद हाफ का भी हाफ हो जाएगा, और हाफ का हाफ 1/4 विच इज 1/4। तो बी को टिक कर लें, 1/4। नंबर 6 है, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स, यूरेनियम है जिसमें प्रोटॉन की तादाद 92 है, इजेक्ट ए बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल उसमें से निकल रहा है, और आपको पता है बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो न्यूट्रॉन में से निकलता है, और वो न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर 92 प्रोटॉन्स थे और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन्स की तादाद 92 की बजाय अब 93 हो जाएगी। तो आगे लिखता है हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस। तो 93 प्रोटॉन्स, डी पार्ट को टिक कर लें। उसके बाद है नंबर 7, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू। सूरज में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, पीछे हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन, बी पार्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस वहाँ पे जारी है, तो बी पार्ट को टिक कर लें। फिशन और फ्यूजन दोनों होते हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन जो है ये फिशन से ही कंप्लीट होता है। Number 8, when a heavy nucleus split into 2 lighter nuclei, the process would। हैवी न्यूक्लियस जो है 2 छोटे छोटे पार्टिकल में तकसीम हो रहा है। हमारे पास 2 प्रोसेस थे, एक में हैवी न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है और एक में 2 न्यूक्लियस कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो ये फिशन रिएक्शन होता है, और फिशन रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। तो उसने पूछा कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, ए पार्ट रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट में हमारे पास द रीजन ऑफ कार्बन डेटिंग इज। कार्बन डेटिंग जो है वो हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का, वो हमारे पास क्यों है। आफ्टर ए प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग ए फ्रेश कार्बन 14। तो कोई भी जानवर या पौधा जब मर जाता है तो ऐसी सूरत में फ्रेश कार्बन 14 नहीं लेता, बल्कि पुरानी कार्बन 14 जो उसके अंदर होती है वो डीके होती रहती है, और डिसइंटीग्रेट होते हुए कम मिकदार में कन्वर्ट होती रहती है, कम होती रहती है। जी स्टूडेंट्स,